तो भाई स्टूडेंट्स बाकी बकाया न्यूमेरिकल मैंने चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 17 चैप्टर नंबर 3 कुछ भी बोले आप इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, स्केच बना दिया है 5 6 7 और 8 न्यूमेरिकल्स का 1 2 3 4 इससे पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि भाई बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है वो मुझे बोलते हैं कि अक्सर मैंने देखा है बहुत कि भाई न्यूमेरिकल पूरा कॉन्सेप्ट देके समझाओ, तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ऑलरेडी जाहिर है आपको पता है कि मैं जो पहले भी कॉन्सेप्ट दे चुका होता हूँ फिजिकल क्लासेस में, वैसे ही आपको मैं थ्योरी जब पढ़ा रहा होता हूँ तो पूरे कॉन्सेप्ट देके ही पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो न्यूमेरिकल में मेरी कोशिश होती है कि आपको बेसिकली न्यूमेरिकल्स वैल्यूज से जो क्योंकि हमें फॉर्मूलाज ऑलरेडी पता है, फॉर्मूला के पेज में सबको दे चुका होता हूँ, तो उससे हम सॉल्व करते हैं। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, जल्दी से मैं न्यूमेरिकल बाकी जो रिमेनिंग रह गए वो करवा देता हूँ, और आपको पता है स्केच बनाता हूँ मैं, पूरी पूरी सॉल्यूशन नहीं करता। उसकी वजह ये है कि आपका एफर्ट ज्यादा लगे, थोड़ा सा आपको जो है ना सीखने को मिले, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड। तो बाकी न्यूमेरिकल तो सिंपल फॉर्मूला लिख दिया, पुटिंग करनी है वो तो आपने ही काम करना है ना, छोटा सा काम है वो भी करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं भाई न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। A heat engine works at a rate of 500 किलोवाट। अब एक हीट इंजन है जो कि वर्क कर रहा है, काम कर रहा है एट अ रेट ऑफ 500 किलोवाट, वो पावर गिवन है उसकी, ठीक है। और यही जो है इसका वर्क डन भी होगा, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। वेरी गुड, ठीक है भाई, ये सब बच्चों को पता होता है, 9th क्लास में ऑलरेडी चैप्टर 8 में वर्क पावर और एनर्जी वाला जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ के आ चुके होते हैं, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, और सेकंड फर्स्ट ईयर में भी हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, ठीक है। अच्छा, पावर गिवन है किलोवाट में 500 किलोवाट, अभी बताते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको। लिखा हुआ है हीट इंजन वर्क्स एट अ रेट ऑफ 500 किलोवाट, ठीक है। उसके बाद द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 30%, जो एफिशिएंसी है वो 30% है, उसको परसेंट से चेंज कर लिया मैंने, 0.3 डिवाइड बाय 100 करेंगे भाई, सही है, 0.3 कर आ जाएगा आंसर। उसके बाद लिखा हुआ है कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट पर आवर, बोल रहे हैं लॉस ऑफ हीट पर आवर कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट पर आवर। अब आप मुझे बताएंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। लॉस ऑफ हीट पर आवर से मुराद क्या है भाई, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। लॉस ऑफ हीट से मतलब क्या, हीट क्या करेगा वो रिलीज, सही है, हीट एब्जॉर्ब होगी तो गेन ऑफ हीट होगा, हीट रिलीज होगी तो लॉस ऑफ हीट होगा। तो हीट लॉस ऑफ हीट मतलब पर आर वो कितनी हीट जो है ना वो लॉस कर रहा है, वो मालूम करना है। वो इंजन कितनी हीट जो है वो लॉस कर रहा है, जाया कर रहा है हर घंटे बाद। तो असल में हमें Q2 मालूम करना है, हीट रिलीज पर आर। तो Q2 मालूम करना है, अभी पर आर को थोड़ी देर के लिए साइड में करते हैं, सही। मैंने तो पर आर का टाइम लिखा भी नहीं है, टाइम आपको पता है ना, पर आवर का मतलब है टी इज इक्वल टू 1 आवर, और 1 आवर का मतलब है कितना हो जाता है, 3600 सेकंड हो जाता है, सही है। लेकिन यहाँ पे मैंने डाटा में नहीं लिखा क्योंकि बस पर आवर लिखा। चलो एक काम करते हैं, आपकी आसानी के लिए कर लेते हैं, टाइम आपके पास गिवन है 1 आवर, और इसको चेंज भी कर लेते हैं 3600 सेकंड से, ठीक, ठीक है भाई, आपको समझ में आ गई होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये देखें कि वर्क डन आपके पास कितना है भाई, सॉरी दोबारा बता देता हूँ, पी पता है, एफिशिएंसी पता है, Q2 आपको मालूम करना है, और टाइम गिवन है पर आवर, सही है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब जाहिर है हमें अगर Q2 मालूम करना है तो इस फॉर्मूले के अलावा नहीं आएगा Q2, क्योंकि एक यही फॉर्मूला है जिसमें Q2 आता है, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब अगर Q2 मालूम करना है तो माइनस का Q2 इधर आएगा और W उधर चले आएगा, इक्वेशन 1 बना दी, क्योंकि Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस W। इक्वेशन 1 क्यों बनाइए, क्योंकि अभी ना मुझे Q1 पता है ना मुझे वर्क डन पता है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला भी फॉर्मूले के पेज में आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। वर्क डन अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर किसी बच्चे ने भाई पार्ट 2 पार्ट, अगर मैंने ये वीडियो, मुझे नहीं पता अभी क्योंकि लेंथ वीडियो की ज्यादा बड़ी हो गई, तो फिर मैं जो है ना इसको जो है पार्ट्स में अपलोड करूंगा, अगर लेंथ बड़ी हो गई तो पार्ट ए में ही इसके फॉर्मूले के पेज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए होंगे, तो वो आप उसको उसमें देख लिएगा तमाम फॉर्मूला, ठीक है। बाकी सबके पास फॉर्मूले का पेज तो वैसे भी प्रिंट आउट में निकाल के देता हूँ, तो वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद भी है, सही है। तो बढ़ते हैं आगे। Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस W, ये इक्वेशन 1 बन चुकी है। अगर मैं अब बात करता हूँ एफिशिएंसी के फॉर्मूले की, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। अब यहाँ से अगर मुझे Q1 की वैल्यू निकालनी है
तो ये Q1 इधर जाएगा, ये एफिशिएंसी इधर आ जाएगी, तो W अपॉन एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। चाहे तो ये ब्रैकेट इधर लगाएं चाहे ना लगाएं, मतलब इधर अगर ब्रैकेट लगाना चाह रहे हैं इस तरीके से लगा लेना, लगाना चाहे ना लगाएं। तो Q1 इज इक्वल टू W अपॉन E मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 आ जाएगी और किलो जूल्स में आएगी, क्योंकि मैं वर्क डन को और एफिशिएंसी तो 0.3 यहाँ पे पुट कर देंगे, वर्क डन को मैंने यही पुट करा है। अब आपको यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ ऑलरेडी इधर, ये जो पावर है, पावर ही असल में कितनी है इस पे आगे लिख देते हैं हम, यही चीज आपके पास वर्क डन, जो कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर होती है ना, तो वर्क डन भी आपके पास कितना है 500 किलोवाट है। ठीक है स्टूडेंट्स, भाई बच्चों आपको समझ में आ गई होगी बात, वर्क डन हमारे पास 500 किलोवाट ही है, तो वर्क डन इधर पुट कर देंगे 500, 500 डिवाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो भी आंसर आएगा वो ये आ रहा है 166.6 और किलो जूल्स में आएगा, क्योंकि हमने वर्क डन जो है किलो जूल्स वाला पुट करा था। ठीक है, किलो जूल्स आएगा यहाँ पे भी, किलोवाट तो पावर का यूनिट होता है जूल्स। आ गई बात समझ में? ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद Q1 आपने यहाँ पे पुट करा, आंसर आ जाएगा। अब इसकी जगह अब Q1 हमें वर्क डन ऑलरेडी पता है 500 किलो जूल, वो यहाँ पे पुट करूंगा वर्क डन, और Q1 ऑलरेडी मैं निकाल चुका 166.6 किलो जूल, तो हम ये दोनों आपस में इधर पुट कर देंगे। ठीक है, अब मैं मजीद अगर आपको बात करूं इसमें कि आपको निकालना था क्या निकालना था, आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है मैंने अभी सब बच्चों को कि वर्क डन पर यूनिट टाइम पर यूनिट आर निकालना, सॉरी हीट तो भाई आप लोगों ने निकालना था कैलकुलेट लॉस ऑफ हीट पर आर, तो लॉस ऑफ हीट क्यों हीट लॉस होगी यानी रिलीज होगी, तो Q2 मालूम करना था। अब लॉस ऑफ हीट निकालना है पर आर, तो अब यहाँ पे देखें आप कि मैंने Q1 इधर किलो जूल में आ गया, ये ऑलरेडी मैं आपको सब बता चुका हूँ। अब ये देखें Q, अब यहाँ पे ये जो Q1 की वैल्यू आई है वो अगर मैं इधर पुट करूंगा, और वर्क डन ऑलरेडी मुझे पता है 500 जूल, सो Q1 हमारे पास ये रहा 166.6। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या, देखिए Q2 इधर इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ ये वाली इक्वेशन में, तो Q1 की जगह क्या आ जाएगा ये 166.6, और वर्क डन की जगह क्या आ जाएगा 500 जूल किलो जूल। तो इसको इस वैल्यू को 166.6 को माइनस कर देंगे 500 से, यानी वर्क डन की वैल्यू से, इन दोनों का आंसर Q2 देगा हमें, Q2 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि अब आप बुक से मैच करेंगे तो यह आंसर जो है ना बुक में नहीं है, 1166.6 किलो जूल बुक में आंसर नहीं है। बुक में असल में सवाल भी आपसे यही पूछा है कि Q2 मालूम करना है, लेकिन पर आर में वो कितना कर रहा है वो मालूम करना है, हीट लॉस पर आर आपको मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखें इधर समझ लें इस बात को, ये जो Q2 आया है इस Q2 की वैल्यू को, जो भी इस Q2 की वैल्यू आई है 1166.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से 36 तो उससे जो आपके पास आंसर आएगा वो ओवरऑल आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास बुक वाला आंसर है 4250 किलो जूल। ये 1 2 4 2 1 2 3 4 5 और किलो। ये कैसे आएगा भाई Q2 हीट लॉसेस पर आर, हीट लॉसेस पर आर का कैसे निकालेंगे, असल में ये हीट लॉस का है। अब पर आर जो है वो निकालना था, तो हर घंटे बाद जो है ना इतनी हीट जो है ना लॉस हो रही है 4000 42 लाख हो गई ना। तो आपको पता चल गया भाई Q1 आपके पास आ गया है। ठीक है, अब Q1 166.6 किलो जूल आया है,
वो आपके अब यहाँ पे Q1 इधर पुट हो जाएगा, वर्क डन से वैल्यू से माइनस होगा, Q2 आ जाएगा। लेकिन हमें हीट एनर्जी हीट लॉसेस पर आर निकालना था, तो इस वैल्यू को 1166.6 वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, टाइम की वैल्यू से। सही है, तो हीट लॉस पर आर आ जाएगा, जो कि ये आंसर आ रहा है, और ये बिल्कुल बुक वाला ही आ रहा है। ठीक है, बुक में आपके पास यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो भाई वही बात है कि आप पूछ सकते हैं मुझसे पर्सनली, या कमेंट बॉक्स में लिख दिएगा, आपको मैं समझा दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि मुझे ये आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो मैं इतना डीपली जाके नहीं पढ़ाता ये कैलकुलेशन वगैरह, आपको समझ में आनी चाहिए ये बातें ना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो आपके पास बोला जा रहा है कि अ हीट इंजन परफॉर्म्स वर्क ऑफ 0.411666 वॉट। पावर गिवन है आपके वॉट में, तो ये पावर गिवन है। सही है, उसके बाद लिखा हुआ है इन 1 आवर, मतलब टाइम गिवन है आपके पास 1 घंटे में, और 1 घंटे को मैंने सेकंड से चेंज भी कर लिया है। आगे लिखा हुआ है एंड रिजेक्ट्स। अब रिजेक्ट्स का मतलब है रिलीज कर रही है, तो इसका मतलब है Q2 गिवन है 4500 जूल्स ऑफ हीट टू द सिंक। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन? एफिशिएंसी मालूम करनी है। ठीक है भाई, तो अगर एफिशिएंसी मालूम करनी है तो वो ये फॉर्मूला है, वर्क डन अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्वेश्चन 1 कहलाएगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अभी हमें वर्क डन नहीं पता, Q1 भी नहीं पता। तो वर्क डन कैसे आएगा? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर। तो वर्क डन अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर। देखिए ये टी इधर चला गया, वर्क डन आ जाएगा, पी और टी को, पी ये रहा, टी ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, इसी वर्क डन से हम क्या क्या निकाल लेंगे? हम Q1 भी निकाल लेंगे, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके। W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके क्या होगा? ये जो हमारे पास Q1 है, ये हम या सिंपल आप एक काम करें, माइनस का Q2 इस वर्क डन के पास आ जाएगा, क्योंकि Q2 मुझे ऑलरेडी पता है। तो 45,000 में जब आप ये वैल्यू प्लस करेंगे तो आपके पास Q1 का आंसर आ जाएगा 599.9.599.76 जूल्स। ठीक है, अच्छा आप देखें ये Q1, अब ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा, दोबारा ऐसे रिपीट कर रहा हूँ कि Q1 और Q2 में क्या फर्क होगा? Q1 हमेशा ज्यादा होगा, तो देख लेंगे ज्यादा ही है Q2 से, इसका मतलब है आपने सही निकाला है। अब सिंपल इक्वेशन 1 इम्प्लॉइज दैट, मतलब अब इक्वेशन 1 इम्प्लॉइज दैट आपको समझा चुका हूँ मैं, सब बात बार बार बोलता रहता हूँ कि भाई जो इक्वेशन 1 इम्प्लॉइज दैट के नीचे काम हो रहा है वो इक्वेशन 1 जो आपने बनाई है वहां पे काम हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो इक्वेशन 1 इम्प्लॉइज दैट लिखा, जो भी काम मैंने किया है इधर किया है। इक्वेशन 1 में क्या किया है वो बता देता हूँ। वर्क डन की वैल्यू ये रही, वो इधर पुट करिए, Q1 की वैल्यू ये रही, वो इधर पुट करिए, इन दोनों को डिवाइड करा, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, एफिशिएंसी का आंसर आ गया 24.9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई वैसे हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है जो कि, और इतनी मुश्किल कोई कैलकुलेशन नहीं है जो कि मैं इतना टाइम जाया करूंगा इसके ऊपर ना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये, सही है। बाकी किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, वो जो है ना मुझसे पूछ सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। दायरा सीख रहे हैं, अभी लर्निंग स्टेज पर है, तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है भाई, तो मैं ये वीडियोस जो है दायरे आपको, वैसे तो मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ फिजिकल क्लास में, आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि मैं बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाता हूँ, बहुत मतलब एक एक कैलकुलेशन को अच्छे से करता हूँ। इस तरीके से इतना स्केच बनाता नहीं हूँ, एटलीस्ट बताता हूँ जो मुश्किल कैलकुलेशन होती है, जैसे यहाँ पे तो खोल के समझाता हूँ। लेकिन अभी ज्यादा वीडियो में बहुत लेंदी हो जाता है, वीडियो सिर्फ हेल्प के लिए बनाई जाती है कि अगर कोई बच्चा रिविजन के थ्रू, मतलब रिविजन के दरमियान फंस रहा है, किसी बच्चे की क्लास निकल गई है, तो वो एटलीस्ट इनको देख ले, जो अगर किसी का ये टॉपिक निकल जाए तो वो रिविजन कर ले। इसी वजह से अब बाकी जितने बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे होते हैं उनकी भी मदद हो जाती है। ठीक है, और ये मेरा जो है ना मोटिव है कि भाई सबकी हेल्प होनी चाहिए, सब बच्चे अच्छा, मतलब इंशाल्लाह सबकी हेल्प हो। ठीक है भाई, तो खैर एफिशिएंसी आपको पता चल गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ता हूँ। अ कार्नोट इंजन, एक कार्नोट इंजन है, ऑपरेट बिटवीन द टेम्परेचर 850 केल्विन, टेम्परेचर गिवन है 850 केल्विन एंड 300 केल्विन। अब आपको बताने का जरूरत नहीं है, आपको पता है ये हाई टेम्परेचर है और ये लो टेम्परेचर है, तो T1 हाई होता है, T2 लो होता है, तो 850 और 300 सेलेक्ट कर लिया हमने, T1 क्या है और T2 क्या है। सही है, द इंजन परफॉर्म्स इतने जूल्स ऑफ वर्क, वर्क डन गिवन है 1200 जूल्स, इतने मतलब 1200 जूल्स ऑफ वर्क इन ईच साइकिल, हर साइकिल बाद, विच टेक्स 0.25 सेकंड, मतलब टाइम भी गिवन है। ठीक है, 0.25।
अब इसमें 4 पार्ट है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। पहले पार्ट में बोल रहे हैं व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन, ई मालूम करना है। दूसरे पार्ट में बोला है व्हाट इज द एवरेज पावर ऑफ दिस इंजन, ई मालूम करना है। तीसरे पार्ट में बोला है हाउ मच हीट एनर्जी इज एक्सपेक्टेड एज हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कितनी हीट एक्सट्रैक्टेड हो रही है, एक्सट्रैक्ट का मतलब है खींची है, अंदर आई है, एब्जॉर्ब की है, तो इसका मतलब है Q1 आपको पूछा है, ठीक है। और हाउ मच एनर्जी इज डिलीवर्ड एज अ हीट ऑफ अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर, तो इसका मतलब है वो क्या बोल रहे हैं, हीट एनर्जी डिलीवर्ड मतलब हीट एनर्जी रिलीज होगी, किसी को देंगे तो रिलीज कर रहे हैं ना, डिलीवर हो रहा है, तो इसका मतलब है रिलीज हो रही है, तो Q2 हीट एब्जॉर्ब हीट रिलीज, सही है। तो Q1 और Q2 मालूम करना है। सॉल्यूशन में मैंने आपको लिख दिया है, खुद करना है, तो खुद करेंगे तो अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत आसान है। फॉर्मूले का पेज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर आराम से कर लेंगे, मैंने सॉल्व नहीं करा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आखिरी न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा हुआ है अ कार्नोट इंजन एब्जॉर्ब 52 किलो जूल एज हीट, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये Q1 है 52 किलो जूल, एंड एग्जॉस्ट 36 किलो जूल ऑफ हीट, और एग्जॉस्ट मतलब बाहर निकाल रहा है या रिलीज कर रहा है कितनी, 36 किलो जूल्स, ठीक है। Q1 और Q2 आपके पास गिवन है, और ये वैसे भी अगर एग्जॉस्ट और एब्जॉर्ब नहीं भी लिखा होता तो आपको कुछ और वर्डिंग भी होती तो आप पहचान जाते, Q1 हमेशा बड़ा होता है Q2 से, तो Q1 52 होगा, Q2 36 होगा, ये पाकिस्तानी तरीका है, इसको याद रखने का। आगे बढ़ते हैं। एज अ हीट एडी साइकिल कैलकुलेट द एफिशिएंसी, ए पार्ट में बोला है एफिशिएंसी मालूम करो, कैलकुलेट द एफिशिएंसी, और बी पार्ट में आपको बोला गया है द वर्क डन, द वर्क डन, सॉरी ये देखना असल में प्रिंट आउट थोड़ा सा पहले मिला हुआ ना, द वर्क डन पर साइकिल इन किलो जूल, आप बोल रहे हैं हर साइकिल में जो वर्क डन होगा वो बताएं, और वर्क डन बताना है किलो जूल में। इसका मतलब है हीट, ये जो Q1 और Q2 हमारे पास किलो जूल में, इसको भी आप चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी आपको मालूम करनी है, वर्क डन मालूम करना है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। मैं आई होप सो आपको समझ में आ जाए, ये सेकंड ईयर वाले बच्चों की स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल ऐसा ज्यादा, अब टॉपिक पूरे हम 9 मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ते, तो सेकंड ईयर में पढ़ना है इसको, तो इस वजह से इसको ज्यादा डाला है। तो आपको न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, एटलीस्ट फॉर्मुलाज वगैरह से नोआ होनी चाहिए, तो ये भी आपको फॉर्मूला पता है, ये भी पता है, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। ऑलरेडी वर्क डन जो है किलो जूल्स में आएगा, उसकी वजह ये एनर्जी दोनों मैंने, हीट एनर्जी दोनों मैंने किलो जूल्स में रखी है, इनको चेंज नहीं करा। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल होता है बच्चों का कि सर यहाँ पे वर्डन और Q1 क्या है, यानी इधर जो वर्डन आया है इधर 16 पुट करें या इसको चेंज करके पुट करें, मतलब 16,000 पुट करें, नहीं भाई, देखो वर्डन जो है वो ऑलरेडी 16 पुट कर सकते हैं आप यहाँ पे, और Q1 भी यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 52, 16/52 मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, ये किलो जूल्स में, ये भी किलो जूल्स में, तो किलो से किलो कैंसिल हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 16,000 पुट करें, यहाँ पे 52,000 पुट करें, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तब भी यही आंसर आएगा, जो कि इधर 15 और इधर, सॉरी इधर 16 और इधर 52 पुट करने से आएगा। आगे बात समझ में, 30.676 आंसर आ रहा है। आई होप सो आपको इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अब मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट टॉपिक से, किसी और नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी होगी कि अब मैं चैप्टर नंबर 16 के न्यूमेरिकल्स को अपलोड करूं पार्ट बना के, ए और बी करके, क्योंकि वो थोड़ा से उसमें दूसरे तीसरे न्यूमेरिकल में थोड़ी सी मिस्टेक्स वगैरह थी, बुक में ही मिस्टेक्स है वो, तो वो मैंने क्लियर कर लिए, वो सॉल्व भी कर लिए, तो अब मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। अब मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।